गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं गॉस लॉ में अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। कल हम लोगों ने किसकी वजह से देखा था? कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक कंडक्टिंग शीट की वजह से, एक प्लेन शीट की वजह से देखा था। आज हम लोग किसकी वजह से देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कंडक्टिंग प्लेट की वजह से। सपोज दैट ये कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, मोटी सी प्लेट है जिसकी कुछ विड्थ है। अगर किसी कंडक्टिंग प्लेट को, किसी भी कंडक्टर को, मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है, किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके अंदर नहीं जाता है, उसके एक्सटर्नल सरफेस पर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सपोज दैट यही अगर आपका एक कंडक्टिंग सरफेस है, एक कंडक्टिंग प्लेट है और इसको हमने चार्ज दिया तो चार्ज इसके एक्सटर्नल सरफेस, जो भी इसके बाहरी सरफेस है, जो ऐसे सरफेस जिनको आप बाहर से देख सकते हैं, वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए बाहरी सरफेस इसमें क्या है? ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस। यानी कि अगर हमने क्यू चार्ज दिया तो ये इस पूरे सरफेस पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस सरफेस के अंदर अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा? बाहर होगा। ये कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज दें तो चार्ज उसके एक्सटर्नल सरफेस पर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक आपका प्लेट, मान लीजिए आपका प्लेट है, ठीक है, इसको आपने चार्ज दिया तो चार्ज कहाँ जाएगा? चार्ज केवल इसके एक्सटर्नल सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अंदर, इनके सरफेस के अंदर, इसकी विड्थ के अंदर, इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर कहीं कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज कहाँ होगा? केवल और केवल इसके सरफेस पर। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, मान लिया इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। अब पूछ रहा है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, आपने क्या पूछा है? पूछा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम यहाँ पर गॉस लॉ के लिए हमें क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? द गॉसियन सरफेस मस्ट बी regular and symmetric so that the calculation of surface area of the Gaussian surface is easy for us. Okay, हमको irregular कोई arbitrary surface नहीं लेंगे। हालांकि गॉस लॉ ये क्लियरली कहता है कि आप सरफेस जैसा चाहे वैसा ले, but for our own comfy, for our own solace, we will take a surface which is smooth, which is regular, which is symmetric. Okay, तो यहाँ पर हम लोग कैसा सरफेस लेंगे? यहाँ पर we will consider cylinder as a surface। हमने सिलेंडर ले लिया, क्लियर। अब ये देखिए सिलेंडर यहाँ पर कितना एरिया बना रहा है? S एरिया। ठीक है, यहाँ पर कितना एरिया है? S। ये भी एरिया कितना है? S, क्लियर। अब देखिए ये सिलेंडर जो लेंगे हम, ये थोड़ा सा सिलेंडर कहाँ जाएगा? इसके अभी सपोज दैट ये हमारा प्लेट है, हमने सिलेंडर लिया तो सिलेंडर कहाँ होगा? इसके अंदर तक होगा, क्योंकि इस साइड जो पॉइंट है, इसको ऐसे समझिए, मैं फिर से ये प्लेट है, इस प्लेट को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो चार्ज कहाँ आया? सपोज दैट इस वाले सरफेस पर आ गया चार्ज और इस वाले सरफेस पर आया, आगे पीछे दोनों सरफेस पर चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर पॉइंट है जिसकी, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ध्यान से देखिए कि इस सरफेस पर जो चार्ज है, इस सरफेस पर जो चार्ज है उसकी वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी, इस साइड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी, इस साइड होगी। तो यहाँ पर अगर पॉइंट है, उस पॉइंट पर इस सरफेस की वजह से उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
क्लियर? तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर असर किसकी वजह से पड़ेगा? केवल इस चार्ज की वजह से पड़ेगा। तो इस साइड के चार्ज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको एज एन हम एक्सटर्नल चार्ज ट्रीट करेंगे। क्लियर? समझ में आया? अगर यही प्लेट होता, अगर ये सिंपल एक प्लेन शीट होती जैसा हमने कल किया था, तो जाहिर सी बात है असर पड़ता। लेकिन ये कैसा है? कंडक्टिंग प्लेट है। कंडक्टिंग प्लेट है मतलब इस साइड अगर चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से होकर के नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्लियरली कहा गया है कि ये कंडक्टिंग सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है? जीरो। ये आपको पता होगा, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। चार्ज ऑलवेज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर अगर सरफेस पर चार्ज और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इस वाले सरफेस की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इफेक्ट कितना होगा? जीरो होगा। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसको कुछ ऐसे समझिए, इसकी जो विड्थ है वही मैं दिखा रहा हूँ। तो इसको कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये विड्थ है और यहाँ से ये हमारा गॉसियन सरफेस थोड़ा सा अंदर तक आया है। ठीक, ये इस तरीके से इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? इस तरीके से आप ये डायग्राम बना लीजिए फटाक से। एक सेकंड में ये चीज, ये डायग्राम समझ में आया ना आपको कि किस तरीके से हम लोग ये वाला सरफेस नहीं ले रहे हैं कि इस पर जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ये इधर जाएगी। पॉइंट हमारा क्या है? इधर। अब इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेट के अंदर से होकर के नहीं जा सकती, क्योंकि ये प्लेट कैसा है? कंडक्टिंग सरफेस है। और ये क्लियरली कहा गया कि कंडक्टिंग सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। यानी कि यहाँ पर अगर सपोज दैट यहाँ पर अगर जो चार्ज है प्लस चार्ज, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस है। कंडक्टिंग सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो हम क्या करें? बन गया? चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी तीन सरफेस आ रहे हैं। ध्यान से समझिए। एक ये अपर वाला सरफेस कहाँ गया मेरा सिलेंडर? ये रहा मेरा सिलेंडर, ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ध्यान से समझिए, यही है वो सिलेंडर, दिख रहा है? हम उसको नीचे कर दे रहे हैं, यही सिलेंडर है। तो इसमें कितने सरफेस हुए? एक सरफेस ये, इसको S1 नाम दिया। एक सरफेस ये, इसको S2 नाम दिया। और ये कर्व्ड सरफेस, इसको नाम क्या दे दिया? S3। एक सरफेस इधर वाला, आगे वाला, इसको क्या नाम दिया? S1। पीछे वाला S2 और इधर S3। चलिए सबसे पहले S1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आप लोगों ने ये डायग्राम बना लिया, ये वाला डायग्राम बना लिया है, ये वाला डायग्राम, क्योंकि हम इसी डायग्राम पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेस डायग्राम। ये बना लिया तो मैं मिटा दूं, फिर मुझे लिखना भी होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? S1। इस वाला सरफेस को क्या हमने कहा? S1। इसको क्या कहा? जो अंदर तक गया था S2। और इसको क्या कहा? S3। ठीक है, S1 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा φ1। ठीक है, तो φ1 इज इक्वल टू क्या होगा? E डॉट ds cos थीटा। नहीं तो पढ़ा है, किसी पढ़ा है? E डॉट ds cos थीटा φ1 इक्वल टू। ठीक है, चलिए पहला सरफेस हमारा इधर था। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर है चार्ज, यहाँ पर है, ये देखिए चार्ज यहाँ पर है प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी। और इस सरफेस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या होगा? इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी cos थीटा की जगह में थीटा की जगह क्या रखेंगे? 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। φ1 इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट E डॉट ds cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो इट इज इक्वल टू E डॉट ds। एंड ds क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इसको इंटीग्रेट की ds को ओवर द होल सरफेस, तो क्या है? s। यानी कि φ1 इक्वल टू कितना आया? E इंटू s। आई होप बुझाया होगा आपको, नहीं बुझाया होगा तो बुझा जाएगा। ठीक है,
R∅1 इक्वल टू E इंटू एस आया। चलिए अब ये देखिए सेकंड सरफेस, अब जरा फिर से समझिए, ये हमारा कंडक्टिंग प्लेट है, ये हमारा सरफेस है। सेकंड सरफेस इस कंडक्टिंग प्लेट के थोड़ा सा अंदर तक है, और कंडक्टिंग प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस कंडक्टिंग प्लेट इज 0, तो ∅2 इक्वल टू क्लियरली क्या हो जाएगा? 0। ∅2 इक्वल टू 0 कैसे आया? फिर से देखिए, एक बार फिर से इस चीज को समझिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये इसके अंदर तक है, और अभी मैंने आपको समझाया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट कितना होता है? 0 होता है। तो इस सरफेस से इस वाले सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होगी? 0 होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होंगी तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0। ∅2 इक्वल टू वी कैन राइट दैट कैसे आया? ध्यान से देखिए, E डॉट ds cos, यहाँ पर E कितना हो जाएगा? 0। तो ∅2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। ∅2 कितना हुआ? 0। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा ∅3 की। ∅3 का मतलब क्या है? ∅3 का मतलब है कि ये कर्व्ड सरफेस, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये तो क्लियर है आपको, क्योंकि ये प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है, 3 डायमेंशन में देख लीजिए, 3 डायमेंशन में देख लीजिए इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो ∅3 इज इक्वल टू वी कैन राइट दैट E डॉट ds cos थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ∅3 इज इक्वल टू 0। तो ∅1 कितना आया? ES आया। ∅2 कितना आया? 0 आया। ∅3 कितना आया? 0 आया। प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आप लोगों ने ये कर दिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया ∅ टोटल, वो कितना आया हमारा? ∅ टोटल इज इक्वल टू आया ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3। ∅1 कितना आया हमारा? E डॉट S प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू ∅ टोटल, देन ∅ टोटल हमारा आया इज इक्वल टू E इंटू एस। ∅ टोटल हमारा आया E इंटू एस, क्लियर। ∅ टोटल E इंटू एस, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस ∅ टोटल, ∅ मतलब फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन। तो वी कैन राइट दैट E dot S is equal to Q enclosed upon epsilon naught. We can write in this formula. E into S is equal to Q enclosed upon epsilon naught. Now we have to find this Q enclosed by the surface. Suppose that इसका एरिया कितना है? S। ये एरिया कितना है? S। और यही प्लेट के अंदर गया, तो प्लेट का कितना एरिया इसने ऑक्युपाई किया? S। प्लेट का कितना एरिया ऑक्युपाई किया? S। तो कितना एरिया इसने, कितना चार्ज ऑक्युपाई किया? वो चार्ज जो इस प्लेट के एस एरिया में आ रहा है। इस एरिया के अंदर जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज ऑक्युपाइड बाय द प्लेट है। अब चूंकि यहाँ पर चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना ले लिया गया? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना लिया गया है? S, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। तो वी कैन राइट दैट Q enclosed is equal to सिग्मा इंटू S लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हमारा आएगा E इंटू S इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S गया तो E इज इक्वल टू आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। And electric field due to a uniformly charged infinitely large conducting plate is E is sigma upon epsilon naught। अब आप ध्यान से समझ देखिएगा, कल आपको शीट का के लिए कराया था, शीट के लिए कितना आया था? सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, और यहाँ कितना आएगा? सिग्मा अपॉन epsilon naught। प्लीज नोट इट डाउन।
तो आप लोगों ने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब इस प्लेट और इस पॉइंट के बीच में फ्री स्पेस होने का मतलब है या तो यहाँ एयर है या क्या है वैक्यूम। इन केस अगर इनके दोनों के बीच का मीडियम चेंज होता है तो ये एप्सिलॉन भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, k टाइम्स एप्सिलॉन, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब इसी में गॉस लॉ में अगला टॉपिक है। अच्छा, कुछ सजेशंस मिले हैं मुझे कि कुछ न्यूमेरिकल इस पर गॉस लॉ पे कराए जाए। हाँ बिल्कुल कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो गॉस लॉ पे हम लोग 3-4 न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कि 3-4 न्यूमेरिकल अगर आप गॉस लॉ पे देख लेंगे तो आपको गॉस लॉ काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगली क्लास यानी कल की क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस लॉ, क्योंकि आज गॉस लॉ में कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो रह गए। गॉस लॉ अपने आप में बहुत बड़ा है, आपको जितना कंसाइज करके पढ़ना है बस वही जो भी चीज़ें आपके कोर्स में वही आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया है ये गॉस लॉ, आप इसको जहाँ चाहे जैसे चाहे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो गॉस लॉ में हम अगला वो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेट, मतलब 2 पैरेलल प्लेट है, पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेट है, उसकी वजह से उनके बीच में उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 uniformly charged infinitely large parallel plates। अब देखिए 2 प्लेट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनफाइनाइटली लार्ज है। अब वो प्लेट जो यूनिफॉर्मली चार्ज है वो किसी भी तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज हो सकते हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं, या पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव या दूसरा पॉजिटिव पहला निगेटिव। ठीक है, तो इसमें से आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपको समझाई गई थी, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आपको बताई गई थी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, उनका ध्यान रखते हुए आपको करना है। सपोज दैट हम 2 प्लेट लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा हम ले रहे हैं, यह है हमारा मान लिया नेगेटिवली चार्ज। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है d, मान लो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट है d, मतलब d बहुत छोटा नहीं, काफी लार्ज है। ठीक है, और इसके बीच में कोई एक पॉइंट है P। कौन सा पॉइंट है? P। पूछ रहे हैं इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। क्या बताइए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट P क्या है? इनसाइड द प्लेट, प्लेट के इनसाइड। अभी हम लोग एक केस और लेंगे जिसमें पॉइंट P कहाँ होगा? इस प्लेट के आउटसाइड यहाँ कहीं होगा। अभी हम लोगों ने P पॉइंट कहाँ लिया है? इनसाइड बोथ प्लेट। अब पूछ रहा है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो अब देखिए इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल है हमारा सॉरी, एक तो सिंपल तरीका है हमारा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से है। ठीक है, सपोज दैट इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा? E1, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा? E2। ठीक है, यहाँ पॉइंट P है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम द प्लेन, अवे फ्रॉम द पॉइंट, या जो अवे फ्रॉम द चार्ज। कैसे? रेडियली आउटवर्ड। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी E1, इधर होगा। समझ में आया? ये कैसा चार्ज है? ये है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड्स द चार्ज। टुवर्ड्स द चार्ज मतलब E2 इधर होगा, E1 इधर, E2 इधर। तो इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नेट, ये होगा हमारा E1 प्लस E2। ध्यान से देखिएगा,
ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसकी वजह से, पॉजिटिवली चार्ज की वजह से। मान लिया इसका है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका भी है सिग्मा, ठीक है। E1 क्या है, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड द चार्ज E2। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा। अब देखिए दोनों E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो E नेट की डायरेक्शन भी क्या होगी, E1 और E2 के डायरेक्शन में होगी। ये बात आप वेक्टर से जानते होंगे, वेक्टर पढ़े होंगे। तो वी कैन, हम यहाँ से अब ये इनका ये वेक्टर साइन हटा सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट दैट E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। वेक्टर वेक्टर पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पढ़ा है तो भगवान जाने, हम कुछ नहीं जाने। E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब देखिए ये क्या है, ये एक प्लेट है, एक क्या है, प्लेट है। एक प्लेट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेट से कुछ डिस्टेंस डी पर, अभी आपको कल की क्लास में मैंने बताया था कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कल की क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की वजह से उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वी कैन राइट दैट E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E नेट हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, यहाँ पर E नेट हो जाएगा हमारा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब इसको यह पहले आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग क्या नाम है, गॉस लॉ से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी पहले इसको करने फिर बताते हैं। तो ये नोट चलिए, आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। अब अगर पॉइंट हमारा P पॉइंट की जगह पॉइंट कहीं आउटसाइड है, मैं इसे रख कर दूंगा। पॉइंट कहीं आउटसाइड है, आउटसाइड का मतलब मान लीजिए यहाँ पर है, इसको हमने O पॉइंट ले लिया। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि नाउ इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जो इस पॉइंट प्लेट कॉम्बिनेशन के बाहर है। अब देखिए इस पॉइंट पर भी इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर E1 इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर। और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ पर जो E2 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया, नहीं आया, चलिए फिर से समझिए। यहाँ पर जो E2 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये समझ में आया। E2 क्या होगा, E2 ऑलवेज होता है टुवर्ड्स द चार्ज और E1 क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। इतना समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नेट, वो E नेट हमारा होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब देखिए E2 की डायरेक्शन क्या है, E2 की डायरेक्शन E1 से 180 डिग्री अपोजिट है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट E1 माइनस E2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो E नेट होगा, E नेट विल बी E1 माइनस E2, और E1 क्या होगा, अभी आपको बताया इस प्लेट की वजह से E1 गॉस लॉ की वजह से हमने कल कैलकुलेट किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर E नेट हो जाएगा हमारा क्या, E नेट विल बी 0। क्या हो जाएगा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस प्लेट कितना होगा, 0। समझ में आया, क्लियर। इनसाइड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड कितना होगा, 0। चाहे वो आउटसाइड आप इधर निकालिए चाहे इधर निकालिए, आप इधर भी निकाल के देख लीजिए। इधर क्या होगा, इसकी वजह से मान लीजिए यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। दोनों फिर क्या होंगे, अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। अपोजिट होंगे तो माइनस होंगे, तो कितना हो जाएगा, 0। और इनसाइड क्या आएगा, इनसाइड आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद अभी इसमें एक केस और बच रहा है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्फीयर का। एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये सब अभी हम लोग को देखना है। उसके बाद ये गॉस लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा, और गॉस लॉ के बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा आपका क्या, कैपेसिटर। ठीक है, जब आपका ये गॉस लॉ हो जाएगा तो आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर के क्वेश्चंस खुद से लगा सकते हैं, तब आपको बताया जाएगा।
कल हम लोग 4 से 5 न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसके लिए प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा। और हाँ, थैंक यू कृषा, आपने इस बात को पॉइंट आउट किया कि न्यूमेरिकल से ये ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे पता था न्यूमेरिकल कराना है, बट मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा सा इस चीज़ों को थोड़ा सा स्फीयर वाले केस में पहले कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में अक्सर वो पूछा जाता है, स्फीयर पे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो मैं पहले सोच रहा था कि स्फीयर वाले का केस कंप्लीट कर लूँ, फिर न्यूमेरिकल कराऊँ। बट कोई बात नहीं, मैं अगर आप लोग यही डिमांड है तो कल मैं पहले इस पर 3-4 न्यूमेरिकल करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्फीयर वाले केस कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।